Okay, Ji. So the question that we have to cover up is of partnership from May June 2022, paper 2, variant 2. सवाल स्टार्ट करते हैं पढ़ना. Karen and Lee are in partnership sharing profits and losses in the ratio 3:2, respectively. The following balances were available at 28 February 2022. Closing date 28 फरवरी 2022 है, तो इसका मतलब ओपनिंग डेट 1 मार्च 2021 होगी. एंड देन हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग डेट पे गिवन है उस पर हमारे पास मल्टीपल चीजें गिवन है, जिसमें हमारे पास एडमिन एक्सपेंसेस है, बैंक इंटरेस्ट चार्जेस हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैपिटल अकाउंट्स, कैरन और ली के बैलेंसेस गिवन है कि उन्होंने कितना कितना इन्वेस्ट किया हुआ है. उसके बाद वी हैव कैरिज इनवर्ड्स, वी हैव करंट अकाउंट, जिसमें कैरन का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव बैलेंस, जबकि ली के करंट अकाउंट का डेबिट साइड पे बैलेंस लिखा हुआ है रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव बैलेंस. आफ्टरवर्ड्स कैरन और ली के ड्राइंग्स गिवन है, इंश्योरेंस जो पे की है वो गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, लोन फ्रॉम ली यानी कि पार्टनर, जो कि ली को हमने देखा ऊपर पार्टनर था, पार्टनर से हमने 10,000 का, यानी कि हमसे मुराद पार्टनरशिप में 10,000 का लोन भी लिया हुआ है. नॉन करंट एसेट्स हैं, जिसमें हमारे पास कॉस्ट ऑन नॉन करंट एसेट की 160,000 है और उनकी अब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 56,000. We have the opening PBT as 260, we have the purchases as 151440 एंड रिटर्न्स का एक सिंगल कॉलम लिखा हुआ है और फिर उसके अंदर दो फिगर्स दी में, एक डेबिट पे एक क्रेडिट पे. जो आपकी डेबिट की फिगर है वो सेल रिटर्न है और जो क्रेडिट की फिगर है वो परचेज रिटर्न है, क्योंकि हमें पता है कि भाई सेल रिटर्न ऑपोजिट टू सेल्स बिहेव करता है. अगर सेल्स का बैलेंस क्रेडिट पे है तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस किधर होगा, डेबिट पे होगा. सिमिलरली परचेज रिटर्न परचेज के ऑपोजिट बिहेव करता है, तो इफ परचेजेस का बैलेंस डेबिट पे है तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट पे होगा. आफ्टरवर्ड्स वी हैव बीन गिवन द रेवेन्यू, ट्रेड पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल एंड लास्ट के अंदर उसने जो है हमें एक सस्पेंस अकाउंट भी दिया हुआ है 820 का, रिप्रेजेंटिंग के भाई डेबिट साइड के ट्रायल बैलेंस के अंदर $820 का शॉर्टफॉल आ रहा है as compared to the total of credit balances. Starting from the transactions, हमारे पास पहली adjustment given है. On 28 February 2022, inventory had been valued at a cost of $21,220. This figure included some damaged items which had a cost of 1320. ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, डैमेज आइटम्स, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. और उनकी कॉस्ट कितनी थी उन डैमेज आइटम्स की, 1320. वैल्यू ऑफ 2480, और अगर मैं उसको बेचना चाहूँ तो कितने का बेच सकता हूँ, 2480 का. द डैमेज आइटम्स कुड बी रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ $1,300, यानी कि अगर उन डैमेज आइटम्स को ठीक कराना चाहूँ तो उसकी कॉस्ट $1,300 है, जिसको हम लोग कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल द गुड से भी रेफर कर सकते हैं. अच्छा, अब इस एडजस्टमेंट में बता रहा है, कह रहा है कि भाई वैसे आपके पास क्लोजिंग इन्वेंटरी की जो कॉस्ट है वो 21,220 है, लेकिन इसके अंदर कुछ डैमेज गुड्स है जो कि अपनी कॉस्ट के ऊपर इंक्लूड किए गए हैं, और कॉस्ट कितनी है 1320, जबकि उनकी सेल्स वैल्यू 2480 है, गिवन दैट कि आप उसके ऊपर 1300 का रिपेयर का काम करा लो. जब भी एडजस्टमेंट के अंदर डैमेज गुड्स की कोई बात आती है तो हमारे पास जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, दैट इन्वेंट्री मस्ट बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. हमें उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. तो जो डैमेज आइटम्स है उसकी एनआरवी निकालेंगे. एनआरवी का क्या फॉर्मूला होता है, एनआरवी का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल द गुड. एंड ये कब कब कैलकुलेट करना लाजमी हो जाएगा, जब जब उसने कोई डैमेज गुड्स, कोई फॉल्टी गुड्स को इस तरीके की बात करी हो, तो तब तब आप उन गुड्स की एनआरवी को कैलकुलेट करोगे. तो यहाँ पे हमारे पास जो डैमेज गुड्स है उनकी सेलिंग प्राइस 2480 गिवन है और कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल द गुड इज 1300. एनआरवी का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल द गुड. सेलिंग प्राइस 2480 माइनस द कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल द गुड्स इज 1300, जो कि रिपेयर कॉस्ट है. तो आपके पास इन डैमेज गुड्स की एनआरवी कितनी निकल के आ गई, $1180 इज द एनआरवी फॉर दीज डैमेज गुड्स. आफ्टरवर्ड्स एनआरवी निकाल ली, अब क्या करें सर. अब देखो भाई, आपको एज पर द रूल पता है दैट इन्वेंट्री मस्ट बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी. तो यहाँ पे आपके पास जो डैमेज गुड्स हैं उनकी एनआरवी आपने कैलकुलेट करी 1180 है, और वो अभी अपनी कॉस्ट के ऊपर इंक्लूडेड है, और कॉस्ट उनकी कितनी थी 1320. तो पता क्या चला, पता ये चला कि यार 1320 तो कंपैरेटिवली ज्यादा है 1180 के मुकाबले में. 1180 जो एनआरवी है वो कम है, एंड 1320 जो कॉस्ट है वो ज्यादा है. And as per the rule, as we know, कि inventory must be valued at the lower of cost and NRV. इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी उसके ऊपर इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है. तो यहाँ पे लोअर वैल्यू तो एनआरवी की आ गई, जबकि इन्वेंट्री को हमने कॉस्ट पे इंक्लूड किया हुआ है. तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि यार 21,220 जो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू यहाँ दी हुई थी, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अगर 21220 दिया हुआ है, तो इसमें से ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या कर दो, माइनस कर दो. कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी थी डैमेज गुड्स की, 1320 थी, तो मैंने क्या किया, 21220 माइनस 1320. हमारे पास
19,900 जो निकल के आया है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एक्सेप्ट फॉर द डैमेज गुड्स। अच्छा, डैमेज गुड्स किस पे रिकॉर्ड होने, क्योंकि उनकी एनआरवी कॉस्ट के मुकाबले में कम थी, तो उन डैमेज गुड्स को मैं उनकी एनआरवी पे रिकॉर्ड करूंगा, एंड इन दिस केस द एनआरवी इज $1180। तो मैं 19,900 के अंदर 1180 को क्या कर लूंगा, 1180 को ऐड कर लूंगा। वंस आई ऐड 1180 इनटू दिस 19,900, मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वो वैल्यू निकल कर आ जाएगी जो कि मुझे इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करनी है। अच्छा, इसका एक तरीका जो कुछ बच्चे इस तरीके से भी फॉलो करते हैं कि वो देखते हैं कि भाई एनआरवी जो आई है और जो कॉस्ट ऑफ डैमेज गुड्स थी जिसपे उन गुड्स को इंक्लूड किया हुआ था, तो एनआरवी 1180 थी, आपने गुड्स को 1320 पे इंक्लूड किया हुआ था, दोनों का डिफरेंस लो तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 140। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस जो 140 आ रहा है, आप सिंपली इसको क्या करा दो, इसको जो आपकी ओरिजिनल इन्वेंट्री की वैल्यूएशन थी जो कि 21,220 थी, उससे करा दो सिंपली माइनस, एंड यू विल एंड अप गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री जिसको आपने इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी में लेके जाना है। तो दोनों तरीके सेम है, दोनों तरीके सही है, दोनों तरीकों में कोई मसला नहीं है। आप डिफरेंस लेके माइनस कराते हो वो भी सही है, आप जो है कॉस्ट को पूरा कंप्लीटली हटा के पूरी एनआरवी ऐड कर लेते हो वो भी सही है, दोनों में कोई इशू नहीं है। सो द कॉस्ट ऑफ द फाइनल cost of inventory that we'll include in our income statement is 21080। Second adjustment में क्या का है, in January 2022 an error had been made recording written inwards 410 and this amount had been credited to the written outwards account। तो इस बात का क्या मतलब बना, इस बात का मतलब ये बना कि वो कह रहा है कि भाई आपने जो है क्या किया है, आपने जो रिटर्न इनवर्ड्स थी, रिटर्न इनवर्ड्स का क्या मतलब है, सेल रिटर्न थी 410 की, आपने उसको, सेल रिटर्न किस तरफ रिकॉर्ड होगी, ऑब्वियसली सेल रिटर्न ऑपोजिट टू सेल है, सेल्स क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड होती है, तो सेल रिटर्न डेबिट की तरफ रिकॉर्ड होनी थी। तो मुझे चाहिए था मैं सेल रिटर्न को डेबिट करूं, जबकि मैंने उसकी जगह क्या कर दिया, मैंने उसकी जगह परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स को क्रेडिट कर दिया। तो ये एक एरर है, तो इसको मैंने जो आपको एरर्स इन सस्पेंस अकाउंट को करने का तरीका, जो एरर्स को रेक्टिफाई करने का तरीका बताया, उसी तरीके से करेंगे। हुआ, होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि भाई सेल रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ क्या, परचेज सेल रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, और हुआ क्या, हुआ ये कि आपने परचेज रिटर्न क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एरर, अगर मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से मैंने इसको लेके चला, तो भाई होना क्या चाहिए था, व्हाट शुड हैव बीन डन, सेल रिटर्न जो है वो 410 से डेबिट होना चाहिए था। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, व्हाट शुड हैव बीन डन, क्या होना चाहिए था, 410 से आपका सेल रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक सेंस ओनली, कि अगर रिटर्न इनवर्ड्स हुई है तो भाई रिटर्न इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न है, सेल्स अगर क्रेडिट पे बढ़ती है तो सेल रिटर्न डेबिट पे बढ़ना है, उसको डेबिट करते। तुमने किया क्या, व्हाट हैज बीन डन, किया ये कि तुमने रिटर्न आउटवर्ड्स को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो अब इसका करेक्टिंग एरर बनेगा, तो उसमें क्या करूंगा मैं कहूंगा भाई सबसे पहले तो जो फजूल में परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया उसको डेबिट करो ताकि वो अपने ओरिजिनल बैलेंस पे आ सके, फिर जो सेल रिटर्न एक्चुअल में डेबिट होनी थी उसको डेबिट करो, और फिर क्रेडिट पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट पे इवेंचुअली, क्योंकि और कोई चीज नहीं बन रही, तो यहाँ पे आपका सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। एंड ऑल्सो द फैक्ट, क्योंकि यहाँ पे आप जब एरर देखो तो एरर के अंदर डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस इक्वल नहीं थे, बराबर नहीं थे, सो इट क्वाइट ऑब्वियसली इंडिकेट्स कि भाई सस्पेंस अकाउंट में अब इन्वॉल्व होना ही होना है। तो परचेज रिटर्न 410 से बढ़ रहा है, सेल रिटर्न 410, परचेज रिटर्न 410 से डेबिट यानी कि कम हो रहा है, सेल रिटर्न 410 से डेबिट होकर बढ़ रहा है, और हमारा जो सस्पेंस अकाउंट है वो 820 से क्रेडिट हो जाएगा। तो अब जरा गौर करिएगा, यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी 820 का सस्पेंस अकाउंट उन्होंने लास्ट में दिया हुआ था, जब आप इस एरर को करेक्ट करोगे तो ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस भी ऑटोमेटिकली इस सवाल से खत्म हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। दिस वॉज एरर नंबर 2। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि भाई जो आपकी परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न है, तो मैं यहाँ पे इस बात को मेंशन कर लेता हूँ कि सेल रिटर्न को मुझे 410 से बढ़ाना है, और परचेज रिटर्न को जो है मैंने 410 से कम करना है। तो दिस इज +410, दिस इज +410, +410, एंड द अदर वन इज -410। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2। आफ्टर दैट, आफ्टरवर्ड हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 3 में कहता है इंश्योरेंस इंक्लूड्स 1410 पेड फॉर 3 मंथ्स एंडेड 30th अप्रैल 2022। आप 1410 आपने पे की है, ठीक है, इंश्योरेंस के लिए, और इंक्लूड का मतलब क्या है कि जो आपने टोटल जो इंश्योरेंस यहाँ पे गिवन है ना 7740 की, कहता है उसी 7740 के अंदर आपकी एक 1410 की पेमेंट भी इंक्लूडेड है, जो कि आपने 3 महीनों के लिए की है, और वो 3 महीने कब एंड हो रहे हैं, अप्रैल में एंड हो रहे हैं। यानी कि वो 3 महीने कौन से हुए, अप्रैल, मार्च और फरवरी, यही 3 महीने हुए ना। अगर अप्रैल में मंथ एंड हो रहा है और 3 महीने की बात हो रही है, तो अगर हम रिवर्स में जाए तो अप्रैल 1 महीना हो गया,
मार्च दूसरा महीना हो गया, फरवरी तीसरा महीना हो गया, तो आपने 3 महीनों की पेमेंट की 1410, और आपका अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? आपका अकाउंटिंग ईयर तो फरवरी में एंड हो गया। तो इसका मतलब क्या बना कि भाई आपने जो 3 महीनों की पेमेंट की है फॉर फरवरी मार्च एंड अप्रैल, उस पे जो मार्च और अप्रैल की पेमेंट है, दीज आर द मंथ्स विच विल लाई आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फरवरी मार्च अप्रैल में, फरवरी तो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर है, क्योंकि आपका अकाउंटिंग ईयर 28 फरवरी को खत्म हो रहा है, विच सजेस्ट कि आपका ये जो फरवरी की जो भी पेमेंट बनेगी वो विद इन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर है, उसका कोई मसला नहीं था। लेकिन जो बाकी 2 महीने की पेमेंट है उस 1410 के अंदर, वो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर नहीं है, वो आपने एडवांस में पैसे दे दिए है, सो दैट विल बी क्लासिफाइड एज व्हाट, दैट विल बी क्लासिफाइड एज अ प्री पेमेंट। कैलकुलेट कैसे करेंगे सर? भाई 1410 की जो तुमने पेमेंट की थी 3 महीनों के लिए की थी, मैंने कहा डिवाइड बाय 3 करा दो, तो 470 ये तुम्हारे पास मंथली पेमेंट निकल के आ जाएगी। मंथली पेमेंट आ गई। अब मंथली पेमेंट देखो, जो फेब्रवरी की है 470, वो तो सही है, जो वो तो इस, पेमेंट माइनस करेंगे ना। हाँ तो पहले प्री पेमेंट निकल तो जाए ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो प्री पेमेंट हुई कितने महीने की है? प्री पेमेंट 2 महीने की हुई है, दैट इज मार्च एंड अप्रैल। तो 1 महीने की पेमेंट अगर 470 थी, इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 2 आई विल गेट 940 व्हिच इज द प्री पेमेंट फॉर द बिजनेस। एंड प्री पेमेंट क्योंकि भाई ये अगले साल का एक्सपेंस है, तो अगले साल ही एक्सपेंस के अंदर रिकॉर्ड होगा। तो अभी मैं क्या करूंगा? अभी मैं कहूंगा कि यार ये जो इंश्योरेंस मैंने टोटल पे किया है ना 7,740 का, इसमें से ये जो 940 की प्री पेमेंट है इसको क्या करा दो, माइनस करा दो। एंड साइमल्टेनियसली अगर एसओएफपी बनाने की जरूरत पड़ी, तो दिस प्री पेमेंट, दिस प्री पेड एक्सपेंस विल आल्सो बी शोन एज अ करंट एसेट इन दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमारा हो गया कौन सा एरर? एरर नंबर 3। आफ्टरवर्ड एरर 4 में क्या कहता है? सर हमें साइट पे रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए तो एसओएफ में चेंजेस आएंगे। हाँ कर लेने चाहिए ना। तो अभी अब तो मैं मतलब आपको वैसे इतना हो जाना चाहिए, लेकिन जब मैंने यहाँ पे 940 लिखा ना प्री पेमेंट, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि प्री पेमेंट एक्सपेंस है, तो इसको एसओएफपी में लेके जाना ही जाना है। कोई इसका राइट। और कोई हल नहीं है। मतलब जो एरर्स लिखे हैं उसके बराबर लिख सकते हैं ना यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जहां दिल चाहे जिस तरीके से तुम्हें अच्छा लगे उस तरीके से रखोगे, बस तुम्हें याद रहना चाहिए कि भाई इसको मैंने एसओएफपी या जहां जहां जो भी रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें क्या एडजस्टमेंट करनी है, तो वो मैंने राइट। लिख लिया। एडजस्टमेंट 4 में कहता है द लोन फ्रॉम ली हैड बीन अरेंज ऑन 1 नवंबर 2021। अब ये पार्टनर लोन पे आ गए। ली इज अ पार्टनर। सी एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन इट वाज क्लियरली मेंशन्ड दैट कैरन एंड ली आर इन पार्टनरशिप। तो फिर क्या कहता है? ली से हमने लोन कब अरेंज किया है? 1 नवंबर 2021 को अरेंज किया है, यानी कि हमने मोर और लेस इसी अकाउंटिंग ईयर के अंदर अरेंज किया है, या इससे अकाउंटिंग ईयर से पहले अरेंज किया है? इसी अकाउंटिंग ईयर के अंदर अरेंज किया है। हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 मार्च 2021 को स्टार्ट हो गया, 28 फरवरी 2022 को खत्म हो रहा है, और हमने लोन 1 नवंबर 2021 को अरेंज किया है, विच मींस कि हमने इसी अकाउंटिंग ईयर में लोन ली से अरेंज किया है। And it was agreed that Lee should be entitled to interest at 6% per annum on the loan. No entries had been made for interest on the loan. तो भाई क्या कितने महीने हमें हो गए लोन लिए हुए? नवंबर में अगर लोन लिया है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एंड देन फरवरी में बस आपका जो है वो अकाउंटिंग ईयर लिखा हुआ है कि एंड हो गया है। तो विच मेक्स इट 4 मंथ, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, यानी कि आपको ली से लोन लिए हुए 4 महीने हुए हैं। तो इंटरेस्ट भी कितने महीने का चार्ज होना चाहिए? 4 महीने का चार्ज होना चाहिए। किस तरीके से? और इंटरेस्ट का रेट तो उसने दे दिया है 6% है। इंटरेस्ट की अमाउंट उसने काफी क्लियरली ऊपर दी हुई थी। यहाँ पे लोन फ्रॉम ली के नाम से 10,000 का आपने लोन लिया है, तो 10,000 का अगर मैं 6% निकालूं तो पर एनम जो इंटरेस्ट मेरे पास निकल के आता था वो 600, वो मेरे पास निकल के आता था 600, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ हमने 4 महीने इस लोन को लिए हुए हैं, तो हम सिर्फ 4 महीने के इंटरेस्ट को ही एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने उसको मल्टीप्लाई बाय 4/12 करा लिया। जब मल्टीप्लाई बाय 4/12 कराया, तो इंटरेस्ट जो मैंने इस साल इंकर्ड किया है वो कितना किया? 200 किया है। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर यही 200 का इंटरेस्ट एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। और अगर तो मैंने इसमें से कुछ इंटरेस्ट पे नहीं किया है, then it will be shown in the current account of the partner, which in this case is Lee। तो अब देखते हैं कि हमने इसको इंटरेस्ट पे कितना किया, कितना पे नहीं किया। इंटर तो 200 का किया है। तो आप जरा गौर करो, ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट चार्जेस पेड बैंक, अच्छा वो सेपरेट है, बैंक इंटरेस्ट चार्जेस सेपरेट लिखे हुए हैं। ओके ओके, लुक आउट ओवर हियर। ये जो 180 का इंटरेस्ट चार्ज है ये बैंक इंटरेस्ट चार्ज है। मैं इसको जो हूँ वो सिमिलर जो ली ने जो चार्जेस पे किया उसके साथ अकाउंटिंग फिलहाल नहीं कर सकता। दैट इज सेपरेट। ये 200 जो ली का लोन पे इंटरेस्ट है वो सेपरेट है। अब सवाल आप जो पूछ सकते हो वो क्या पूछ सकते हो? आप सवाल ये पूछ सकते हो कि फिर सर ये जो 180 है ये क्या है? तो ये कैसे इंटरेस्ट आ गया? नीचे तो कोई बैंक लोन की इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन, लोन तो सिर्फ ली से लिया है हमने।
तो बच्चों ने क्या किया होगा, काफियों ने समझा होगा कि भाई ये तो ली के लोन की इंटरेस्ट की पेमेंट है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि काफी क्लियरली लिखा हुआ है बैंक इंटरेस्ट चार्जेस, दैट इज नॉट मेंशन कि इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू ली और समथिंग लाइक दैट। तो ये जो है बैंक इंटरेस्ट चार्जेस आपने किस बात पे दिया है, गौर करिएगा। आपका यहाँ पे जो बैंक है, थर्ड वाली जो फिगर गिवन है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये जो 180 है, ये बैंक इंटरेस्ट इस वजह से लिखा हुआ है कि आपने ओवरड्राफ्ट के ऊपर पे किया है। तो फिर ली को आपने क्या इंटरेस्ट पे किया? ली को अगर कोई अमाउंट नहीं लिखी हुई कि आपने इतना इंटरेस्ट पे किया है, तो इसका मतलब ये हम ये अज्यूम करेंगे, सिंस नो अमाउंट हैज बीन मेंशन्ड एज अ पेमेंट फॉर द इंटरेस्ट टू ली, वील अज्यूम कि हमने ली को कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी है। और ये पूरा का पूरा 200 क्योंकि पे नहीं हुआ हुआ है, तो ये ली के करंट अकाउंट के अंदर शो किया जाएगा। रिमेंबर द कॉन्सेप्ट व्हिच आई टोल्ड यू कि भाई अगर जो पार्टनर का लोन है उस पर जो इंटरेस्ट बनता है, अगर तो पेड है तो बस कहीं नहीं रिकॉर्ड होगा, अगर अनपेड है तो उस पार्टनर के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ना कि तुम इसको नॉर्मल लोन के जो इंटरेस्ट की, जो अगर अनपेड इंटरेस्ट हो तो उसको जिस तरीके से हम अक्रूड इंटरेस्ट या करंट लायबिलिटी ट्रीट करते थे, वो ट्रीटमेंट इसका हरगिज नहीं होगा। अगर अनपेड है, पार्टनर से लोन लिया हुआ है और अभी तक उसका इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो जो भी उसका इंटरेस्ट अनपेड है वो सारा का सारा करंट अकाउंट में शो कर देंगे। देन आफ्टरवर्ड्स हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 5 में कहता है द पीबीडी शुड बी इंक्रीज टू 310। तो ये बड़ा सिंपली उसने कह दिया कि भाई पीबीडी को आप बढ़ा के आप 310 कर दो। कैलकुलेशन वगैरह हमसे उसने नहीं करवाई इस सवाल में। तो आप देख लो पीबीडी आपकी एट द स्टार्ट ऑफ ईयर कितनी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 1 मार्च इज 260। वो कह रहा है आप इसको बढ़ा के 310 पे ले जाओ, विच मीन्स कि आप पीबीडी को 50 से बढ़ा रहे हो। अगर आप पीबीडी को 50 से बढ़ा रहे हो तो इंक्रीज इन पीबीडी इज व्हाट, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड सो वी विल रिकॉर्ड इट एज अ एक्सपेंस। एंड क्लोजिंग पीबीटी की अगर बात करूं तो भाई 310 पे ले गए हो, तो यही दिस 310 will act as the closing PBD and that is what we'll deduct from the statement of financial position। ठीक हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 6 के अंदर क्या कहता है, नॉन करंट एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20% पर एनम यूजिंग द आरबीएम मेथड। एंड कर लेते हैं फिर आरबीएम मेथड लगा लेते हैं। हमारे पर नॉन करंट एसेट की कॉस्ट 1,60,000 है, कुछ खरीदा बेचा तो हमने है नहीं, डेप्रीसिएशन 56,000 थी। आरबीएम मेथड है तो नेट बुक वैल्यू पे रेट लगेगा, 1,60,000 माइनस 56,000, दैट विल गिव मी दी नेट बुक वैल्यू। और उस नेट बुक वैल्यू के ऊपर जैसे ही मैं रेट लगाऊंगा 1,04,000 के ऊपर 20% का, तो मेरे पास जो डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर है which is 20,800 वो निकल के आ गया, which is again an expense for the business, तो मैं इसको एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दूंगा। सो दीज वर ऑल दी एडजस्टमेंट जो कि मुझे करनी थी, मैंने राइट पे करी है। बट यू शुड मेक श्योर, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि वर्किंग्स का अगर सेक्शन गिवन है तो ट्राई टू मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा और इनफैक्ट सारी की सारी जो वर्किंग्स है उसको इस वर्किंग के कॉलम के अंदर शो कर सको। Now, the first requirement of the question is to prepare the income statement for the year ended 28 February 2022. Use the space provided on the next page for your workings. All right. Sales कितनी गिवन है? सेल्स गिवन थी 2,29,500 की, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 2,29,250 की, और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो एज इट इज रिकॉर्ड हो गई। माइनस सेल रिटर्न, सेल रिटर्न वैसे तो 2,200 की गिवन थी हमारे पास डेबिट वाली साइड पे, बट क्योंकि हमने एडजस्टमेंट करी और उसमें हमने देखा था क्या 410 से सेल रिटर्न को बढ़ाना है, तो 2,200 प्लस 410 दैट विल become 26, तो मैंने सेल्स रिटर्न 2610 माइनस कर ली। आई गॉट द नेट सेल्स 226,640। आफ्टरवर्ड्स आई हैव टू डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय एडिंग वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल की। ओपनिंग इन्वेंटरी सिंपली कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ओपनिंग इन्वेंटरी यहाँ पे जो गिवन है सीधा उठा के वो लिख दूंगा, दैट इज 8250 ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। परचेजेस फिर जो गिवन है मेरे ख्याल से उसके लिए भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 151,440 परचेजेस भी एज इट इज आ गई। देन आपके पास लेस परचेज रिटर्न वैसे तो ट्रायल बैलेंस में 3930 की थी, लेकिन हमने देखा था एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर कि भाई इस परचेज रिटर्न को आपने 410 से कम करना है, तो हम 3930 माइनस 410 करा के परचेज रिटर्न को 3,520 से रिकॉर्ड कर लेंगे। आफ्टरवर्ड्स हमारे पास कैरेज इनवर्ड भी इस सवाल में गिवन थे, कहाँ गिवन है ये देख लो, कैपिटल अकाउंट्स की हेडिंग के नीचे आपके पास कैरेज और ली के नीचे लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड 3,880। कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो एज इट इज आ जाएंगे 3,880। Once I'll add subtract all this information, I'll get the cost of goods available for sale, और उसमें से मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दूंगा जो कि मैंने पूरी एडजस्टमेंट करके निकाली थी, कितनी 21080, तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस हो जाएगी 21080 एंड आई गेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स व्हिच फॉर मी इज कमिंग अप टू बी एज 138,970। जब मैं मेरी नेट सेल में से इस कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करूंगा, आई गेट द ग्रॉस प्रॉफिट व्हिच फॉर मी इज कमिंग अप एज 87,670 डॉलर।
आफ्टरवर्ड्स आई डिडक्ट ऑल द एक्सपेंसेस, तमाम के तमाम एक्सपेंसेस सारे के सारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे वन बाय वन। ऊपर जाए, सबसे पहले हमारे पास गिवन है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 6020 का, तो ये हमारे पास सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ गया 6020 का। आफ्टरवर्ड्स वी हैव बीन गिवन विद बैंक इंटरेस्ट चार्जेस, वो भी एक एक्सपेंस है, तो 180 का बैंक इंटरेस्ट चार्जेस आ गया। इंश्योरेंस फिर हमारे पास कितने की गिवन थी, इंश्योरेंस हमारे पास आप देखें गिवन थी 7740 की, लेकिन क्योंकि उसमें 940 की प्री पेमेंट थी तो 7740 माइनस 940 करके इंश्योरेंस मैंने कितना लिख लिया, 6800। फिर जो लोन टू लीज है, तो पार्टनर से लोन लिया हुआ उसका जो इंटरेस्ट था मैंने आपको बताया वो भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो लोन फ्रॉम ली पे जो इंटरेस्ट बना, इंटरेस्ट और लोन टू ली, वो $200 भी एज ए एक्सपेंस आ गया। डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट की थी दैट वाज 20,800, वो भी एज ए एक्सपेंस आ गई। डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा जाता है। क्या चीज बेटा? मैं कह रहा हूँ डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा जाता है जो नॉन करंट एसेट। हाँ तो आधा ही जाएगा, कोई और हिस्से में जाने का क्या तुम बनता है, कोई तो नहीं बनता ना। मतलब इसमें मेंशन करना होगा ना कि डेप्रिसिएशन और नॉन करंट एसेट। हाँ बिल्कुल, तो मतलब पूरा ही जाएगा ना, उस पर आधा जाने वाली क्या बात है। हाँ मतलब जैसे पीबीडी एक्सपेक्टेड लॉस है, ये भी एक्सपेक्टेड लॉस है, मगर पीबीडी में चेंज आ रहा है हाँ इसके पीबीटी, अंदर। वो तो बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो दोनों कॉन्सेप्ट्स के अंदर फर्क है, बिल्कुल ऐसे ही है। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर पूरा जाता है, जबकि पीबीडी का सिर्फ जो इंक्रीज हुआ था $50 का, वो पीबीडी का इंक्रीज हमने $50 का एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। टोटल किया एक्सपेंसेस का टोटल निकल के आया 34050, और उसको ग्रॉस प्रॉफिट वाली अमाउंट से माइनस कराया, तो आई गेट दी प्रॉफिट फॉर ईयर विच इज 53620। अभी तक अगर मैं सच्ची बात बताऊं ना, तो सिर्फ एक लोन फ्रॉम ली वाली जो काम हमने किया है दैट इज डिफरेंट, अदर देन दैट पूरी का पूरा पूरा का पूरा सवाल अभी तक जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाने का किया है, दैट इज जस्ट लाइक एनी नॉर्मल सोल ट्रेडर वाला सवाल, कुछ इसके अंदर ऐसा डिफरेंस नहीं था, एडजस्टमेंट्स भी इनफैक्ट वैसी ही थी। यार दिस वाज पार्ट ए, दिस वाज फॉर 9 मार्क्स, ये आपको जो है वो बेस्ट केस सिनेरियो 10 मिनट के अंदर ये वाला सवाल आपसे हो जाना चाहिए, या 11 मिनट, नॉट मोर देन दैट। आफ्टरवर्ड्स वील डू द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट विच इज टू प्रिपेयर लीज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, मैं फिर से बता दूं, जो पैसा पार्टनर को पार्टनरशिप से मिलना है दैट इज रिकॉर्डेड इन दी क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट, और जो पैसा पार्टनर ने पार्टनरशिप को पे करना है या वहां से उसको ऑलरेडी उठा लिया है, निकाल लिया है, वो डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट पर रिकॉर्ड होता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं ली का करंट अकाउंट का बैलेंस क्या था, डेबिट था क्रेडिट था। तो आप देखिए करंट अकाउंट में ली का बैलेंस क्या है, डेबिट साइड पे आ रहा है 1880 डेबिट, तो वी विल रिकॉर्ड द बैलेंस बीडी ऑन द डेबिट साइड। सी करंट अकाउंट ये सिर्फ ली का मांगा हुआ, अच्छा आपसे दोनों पार्टनर्स का भी मांग सकता था, लेकिन इस सवाल की रिक्वायरमेंट सिर्फ ली की थी, तो ली का बैलेंस बीडी तो हमने देख लिया भाई डेबिट साइड पे आ रहा है। हाँ अगर टोटल दोनों, करंट अकाउंट नहीं होता सबका 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 accumulate? मिला के भी आ सकता है, बिल्कुल सबका मिला के भी आ सकता है, और किसी एक स्पेसिफिक पार्टनर का भी आ सकता है, जैसे इस सवाल के अंदर एक स्पेसिफिक पार्टनर का आया हुआ है, लेकिन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं आता होता, क्योंकि आप इवन जब दोनों का अगर साथ साथ भी बना रहे होते हो तो हर चीज देख के ही रिकॉर्ड करते हो कि किसका कितना शेयर है, किसको क्या मिल रहा है, किसका क्या बैलेंस है, और फिर बीडीसीडी भी दोनों का अलग से ही कैलकुलेट होता है, तो कुछ उसके अंदर कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसी चीज नहीं होती जो आप मर्ज कर रहे हो, दोनों के लिए, दोनों पार्टनर्स के लिए अलग अलग फिगर ही आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो। तो खैर राइट। ली के करंट अकाउंट का बैलेंस भी डेबिट था, तो 1880 डेबिट पे आ गया। देन सी जो ली ने ड्रॉइंग की है, जो पैसा उसने ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया है, दैट वाज हाउ मच, दैट वाज 19,900। तो हमें दिख भी रहा है कि देखो ली जो है वो कैरेज से ज्यादा विड्रॉल्स ले रहा है, ज्यादा ड्रॉइंग कर रहा है, तो खैर ये 19,000 लॉस भी जो है वो उसका डेबिट साइड पे आ गया। आफ्टरवर्ड्स हमारे पास और क्या चीज गिवन है, हमारे पास जो ली को इंटरेस्ट मिल रहा था, क्योंकि अभी तक वो पे नहीं हुआ तो वो भी करंट अकाउंट पे जाएगा, तो लोन इंटरेस्ट 200 भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि ये ली को पार्टनरशिप से मिलना है, रिसीव होना है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स अगर हम बात करें प्रॉफिट शेयर की, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, प्रॉफिट शेयर की, 2:3 का रेशो था, यानी कि टोटल 5 हिस्से हैं जिसमें से 3 हिस्से लीक है। तो आपके पास ये जो प्रॉफिट फॉर ईयर की अमाउंट थी ना, चाहो तो कैलकुलेटर में डाल के भी चेक कर लो, 53,620 मल्टीप्लाई बाय 3/5। 3/5 क्यों सर, क्योंकि टोटल हिस्से 5 है तो 5 से डिवाइड हो रहा है, और ली के हिस्से 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, विच गिव्स मी द फिगर ऑफ 32,172, विच इज द प्रॉफिट शेयर फॉर ली, जो कि जाहिर सी बात है ली को पार्टनरशिप से रिसीव होना है, तो किस साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। जब टोटल करो तो देखो ली का जो डेबिट का टोटल है वो कम है, और ली के क्रेडिट का टोटल जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया है।
तो जाहिर सी बात है, अब जो उसका अब नया जो बैलेंस बीडी आएगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो हमने हैवियर ऑफ द टू साइड्स दोनों जगह रिकॉर्ड की, जस्ट लाइक एनी अदर टी अकाउंट। हैवियर साइड को लोअर साइड से माइनस कराया, बैलेंस सीडी लोअर साइड पे 10592 आ गया। एंड देन जो बैलेंस बीडी है वो हैवियर साइड पे 10592 रिकॉर्ड हो गया। दैट्स हाउ आई मेड द करंट अकाउंट फॉर ली। करंट अकाउंट के अंदर और भी चीजें आती है, हमें पता है, वो तो इस के डायरेक्टली हमें बनाने का बोल दिया तो हमने डायरेक्टली बना लिया। लेकिन अगर अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जैसी भी इंफॉर्मेशन अगर कोई गिवन होती तो मैं उसको भी अकाउंटिंग करता, लेकिन नहीं गिवन तो मैं नहीं डालना, खत्म हो गई बात। जो गिवन है उसके हिसाब से मैं करंट अकाउंट बना रहा हूँ, सिंपल एज दैट। सो दिस वाज पार्ट बी। आफ्टरवर्ड्स क्या कहता है? Partners have been considering making a more detailed partnership agreement to include the following terms। क्योंकि अभी तो आप देख लो ना, कोई डिटेल एग्रीमेंट है ही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर की परसेंटेज 6% डिसाइड हुआ हुआ रेट, और उसके अलावा कोई एग्रीमेंट के अंदर बात नहीं है, ना कोई सैलरी की बात है, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई हम एक डिटेल एग्रीमेंट बनाना चाह रहे हैं, इसमें हम ड्रॉइंग के ऊपर 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कैरिन को 8,400 की पर एनम सैलरी देंगे। ठीक हो गया। एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस वुड कंटिन्यू बी टू बी शेयर्ड इन द रेशो कैरिन टू ली 2:3, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर रेशो को वो नहीं छेड़ है। तो वो दो चीजों को छेड़ है, एक इंटरेस्ट और ड्रॉइंग वो चार्ज कर रहे हो, दूसरा कैरिन को कह रहे हैं कि भाई सैलरी मिलेगी। अच्छा ना, कैरिन को सैलरी मिलेगी तो ऑब्वियसली दैट विल बी अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, राइट? तो ये दोनों चीजें अगर इनफैक्ट अब बात करें, इवन इफ अ पार्टनर इज गेटिंग अ सैलरी, or even if the business is going to charge interest on drawing, or if it is going to pay interest on capital, they are all going to impact what? They are all going to impact distribution of profit. तो अब देखते रिक्वायरमेंट क्या है पहले। कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन लीज करंट अकाउंट बैलेंस एट 28 फरवरी 2022 assuming the new agreement had been in use from 1st March 2021। कह रहा है कि भाई ये अज्यूम करो कि ये जो दो चीजें हैं, ये जो दो एडजस्टमेंट है, अगर हम इसको साल के शुरू से ही इंप्लीमेंट कर देते तो बताओ ली के करंट अकाउंट बैलेंस पे क्या फर्क आला था? तो बिल्कुल फर्क तो आला था। देखो, बैलेंस बीटी तो वही 1880 रहता, जो उसने ड्रॉइंग की है वो भी उतरी की उतरी रहती, लेकिन क्योंकि अब ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो 10% ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। 19,900 की उसकी ड्रॉइंग है, उसका 10% 1990 बनेगा, विच अगेन विल बी पेड बाय द पार्टनर टू द पार्टनरशिप। तो वो करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। और प्रॉफिट शेयर भी इसका कब होगा? अच्छा, कब क्यों होगा? क्योंकि भाई सैलरी दी है तो। अच्छा, लेकिन सिर्फ सैलरी देने का इम्पैक्ट नहीं आ रहा, इवन जो इंटरेस्ट और ड्रॉइंग है उसका भी प्रॉफिट शेयर पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। किस तरीके से आएगा? उसके लिए यू कैन मेक व्हाट, यू कैन मेक अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ बनाया। आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हो, लेकिन अभी समझाने के लिए कि भाई वर्किंग यही होनी थी। अब आप पूरा अकाउंट ना बनाओ बिकॉज दैट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, बट आपको समझाने के लिए कि भाई काम अकाउंट बना के ही होगा। हाँ, तो पेपर के कंडीशन पे होगा तो जाहिर सी बात है रफ वर्किंग में बस फिगर्स डायरेक्टली लिखोगे, पूरा अकाउंट बनाने नहीं बैठोगे, बट अगेन काम अकाउंट के थ्रू ही हो रहा है। कैसे हो रहा है सर, देख लो। अप्रोप्रिएशन अकाउंट था। appropriation account as we know it is a distribution account, it represents the distribution of profit। उसमें जो हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है दैट इज प्रॉफिट फॉर ईयर। प्रॉफिट फॉर ईयर कितना गिवन है? प्रॉफिट फॉर ईयर हमारे पास गिवन है 53,620 का। तो वील रिकॉर्ड द प्रॉफिट फॉर ईयर विच इज 53,620। उसके अंदर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर लेंगे? उसके अंदर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दिस इज समथिंग विच विल बी पेड बाय द पार्टनर टू द पार्टनरशिप। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो अगर 19,000 लॉसों की ड्रॉइंग जो है वो ली ने करी है तो 19,000 लॉसों का 10% विच इज 1990 दैट विल बी एडेड बाय ली। एंड 17,500 की ड्रॉइंग अगर कैरिन ने की है तो उसका 10% 1750 विल बी एडेड बाय कैरिन। तो यहाँ आप देख ले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो रहा है। यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड हो रहा है, कैरिन का 1750, ली का 1990, दोनों को मर्ज किया तो दैट इज 3740। ये प्रॉफिट फॉर एयर के अंदर ऐड हो गया। देन उसके बाद और क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुई है? भाई आपका कैरिन को अब सैलरी भी मिलेगी 8,400 की। अच्छा सर, पहले क्यों नहीं अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया? भाई पहले उसने कोई ऐसी रेलेवेंट बात ही नहीं करी थी जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करनी पड़े। अभी उसने एग्रीमेंट्स के अंदर जो है वो चेंजेस लेके आया है तो अप्रोप्रिएशन की जरूरत पड़ रही है। पहले कोई ऐसी चीज ही नहीं थी तो अप्रोप्रिएशन की जरूरत भी नहीं थी। खैर, अब ये जो सैलरी कैरल को मिलेगी ये भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को कम कर देगी। तो लेस सैलरी लेके जो कैरल को 8,400 सैलरी मिली है वो माइनस कर दी। वंस ऑल दी एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड, इनको मैं जब इन दोनों एडजस्टमेंट्स को प्रॉफिट फॉर ईयर के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो जो मेरे पास फाइनल अमाउंट बचेगी दैट इज नोन एज रेजिडुअल प्रॉफिट। And residual profit is now going to be the value which will be shared
अमंग्स द पार्टनर एंड देयर डिसाइडेड रेशियो, जो कि सेम है। तो ली को कितना मिलेगा इसके बदले में? 48,690 है, तो ली को मिलेगा, क्योंकि ली के हिस्से सेम रहे, 3 हिस्से रहे, टोटल 5 हिस्से थे, 2:3 का रेशियो था। तो 3/5 48,960 का मिलेगा ली को, विच इज 29,376। अच्छा, मैंने कैरेट का ली निकाला है, क्योंकि जरूरत नहीं थी ना, कैरेट का निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें तो सिर्फ ली का बता ले कि ली की अमाउंट कितने से बढ़ रही है, कब हो रही है। वरना अगर अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाने का बोला हुआ होता तो हम कैरेट को भी जो अमाउंट मिली है वो भी शो करते। तो खैर, अगर अब आप यहाँ पे रियलाइज करो तो हमारे पास आ गया कि भाई अब जो ली का प्रॉफिट शेयर है वो 2,0376 है। तो क्रेडिट साइड पे अब मैंने प्रॉफिट शेयर 2,0376 लिखा, और बाकी जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा था उसमें तो कोई इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं, वो तो पहले भी उसको वही 6% 200 मिल रहा था, अभी भी वही 6% 200 मिल रहा है, तो वो 200 का 200 ही रहा। बट प्रॉफिट के शेयर के ऊपर इम्पैक्ट आ गया, जो कि मैंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के थ्रू कैलकुलेट कर लिया। अब जरा मैं इसको अगर एडजस्ट करूं तो अब जो इसका बैलेंस बीडी निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5,806। कैसे निकाला सर? भाई वही क्रेडिट साइड को ऐड किया, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, डेबिट से माइनस कराया, आई गॉट द बैलेंस बीडी। अच्छा सर, आपने हेवियर ऑफ द टू साइड शो नहीं किया, आपने बैलेंस शीट ही नहीं शो किया। भाई सवाल की रिक्वायरमेंट तो करंट अकाउंट बनाने की है ही नहीं, सवाल की रिक्वायरमेंट तो ये कि बताओ करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो अगर एक बच्चा शो भी करे बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल वेल अप्रिशिएटेड, लेकिन ला भी शो करे तो मसला नहीं है। हमें सिर्फ ये बताना है, दिखाना है कि भाई अब क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा। तो अब क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 5806, क्रेडिट साइड पे आ रहा है, लेकिन क्या हो गया पिछले के पहले के मुकाबले में देखूं तो कम हो गया, इनफैक्ट मोर और लेस आधा हो गया। पहले 10,592 था, 10592, और अब कितना हो गया है? 5806। तो कितने से डिक्रीज आया? 10592 माइनस 5806, दैट इज अ डिक्रीज बाय $4,786 इन द करंट अकाउंट ऑफ ली, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया। सो दिस वाज लाइक फॉर 6 मार्क, 6 + 4 10, 10 + 9 19, यानी कि ये सवाल आपसे टोटल 20 मिनट के अंदर आइडियल सिचुएशंस के अंदर होना चाहिए। तो कोई सवाल है इसके अंदर तो बताए। सर अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमेशा सारे पार्टनर्स मेंशन्ड होते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। और कोई सवाल?